चॉकलेट है ना। ना, आप लोग को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे मम्मी ने दिया मुझे। किस बात का? जली हुई रोटी बनाने के लिए। क्या हुआ, शौक लग गया? कैसे कोई जली हुई रोटी बनाने के लिए कैसे किसी को चॉकलेट मिल सकता है? जहां उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए वहां उसे चॉकलेट कैसे मिला? जी हाँ दोस्तों, ऐसे हमें भी शौक लगा जब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे जो फिजिक्स की दुनिया में की गई थी, और उनमें से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा निकल के आया जिसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने बहुत परिवर्तन लाए इन द रेंज ऑफ फिजिक्स। या तो कहें कि लाइट को समझने के रीजन से वो जो एक्सपेरिमेंट था वो एकदम एग्जैक्ट था। हालांकि उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया, फिर भी उसने सर अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया दिया। क्या आपको पता है वो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? वो किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था और क्यों किया गया था? आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा कि उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, उस एक्सपेरिमेंट के पीछे एम क्या था। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आपका अपना साथी आज इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लेक्चर नंबर 3 में आप लोग को लाया हूं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताऊंगा जो क्या होंगे आपके CU CET BHU और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होंगे उसमें वो फार्मूले का बहुत बड़ा रोल है। और केवल फार्मूले में क्यों, एग्जाम्स में ही क्यों, हमारे जो नॉर्मल लाइफ में जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, या तो कहें जो वाइबा के जो क्वेश्चंस होते हैं, या कोई जो हमको नॉर्मली पूछ लेता है हमको लज्जित करने के लिए, हमको ये दिखाने के लिए को बहुत बड़ा जानकार है, ऐसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमको पता होना चाहिए। चाहे आप UG लेवल के हों, चाहे आप PG लेवल के हों, या आप कहें कि अभी 12th में अपीयरिंग हो या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का यह वीडियो। लेकिन उससे पहले एक नाराजगी है आप लोगों से, एक अंदर से वो एनर्जी नहीं फील हो रही हमको, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं और आप लोग के लाइक्स नहीं आ रहे हैं। या तो इसके 2 रीजंस हो सकते हैं दोस्तों, या तो मेरे पढ़ाने में कुछ कमी हो, बेशक अगर कमी हो तो आप मुझे बताइए, हम उसे पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस में उसको हम दूर करें। या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग के अंदर वो अभी चिंगारी नहीं आई है, वो स्पार्क नहीं प्रोड्यूस हुआ है कि हमें अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। क्यों इतना लेट, क्यों? क्या आप इसी वजह से सोच रहे हैं कि अभी तक एडमिशन फॉर्म नहीं आया है, हम नहीं भरेंगे, जब एडमिशन फॉर्म आएगा तब हम भरेंगे, तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ नहीं हुआ है तो अभी मस्ती करें? नहीं दोस्तों, नहीं बच्चों, ये पढ़ने का टाइम है, यही तो सबसे अलग करने का टाइम है। जहां और सब सो रहे हैं, जहां और सब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहां ये समय है कि हम लोग अपने नॉलेज को बढ़ाएं और चीजों को यूटिलाइज करें। जो पढ़ रहे हैं उसको दैनिक जीवन में उपयोग करें, उसको सीखे, समझे और अपने आप को और मजबूत करें। यदि आपके एक कमेंट आ जाता है तो हम लोग की जो एनर्जी होती है वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है, और थोड़ा सा और अगर आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हम और एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जब हम लोग और एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं हम लोग मोर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो बोलने के दौरान हम लोग जोर लगाते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। तो क्यों नहीं आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और अपने दोस्तों तक शेयर किया कीजिए, जो कि बहुत जरूरी चीजें हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कशन करनी है, तो जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, आते हैं प्रीवियस यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने जो डिस्कशन किया था, जो आपको बताया था, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में क्या बताया था? लेक्चर नंबर 2 में हमने वेव पैकेट दिखाया था, बताया था क्वांटा क्या होता है, प्लांक की थ्योरी बताई थी, और आइंस्टीन सर का वेव पैकेट के बारे में बताया था, नहीं वेव ड्युअलिटी, पार्टिकल की ड्युअलिटी नेचर के में बताया था। और उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था फोटॉन, हम लोग समझ लिए थे कि फोटॉन आया कहां से। यदि आप नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आपको यहां आई बटन पे आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा, आप वहां जाइए, आप वहां से वीडियो देखिए, फिर फर्दर आके हमारा ये वीडियो देखिएगा, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो क्या करते थे, कल हम बताए थे कि प्लांक ने कहा था कि जो एनर्जी इमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है
फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो क्या है, डिस्क्रीट है। और उसमें से जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसी को उन्होंने 1 क्वांटा बोला, उन्हीं को उन्होंने 1 क्वांटम बोला। और उन्होंने प्रदर्शित कैसे किया, E बराबर h न्यू से। कहा कि ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इससे मिनिमम कुछ नहीं है, इसी को बोला ये क्या है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसी को उन्होंने क्या बोला बच्चों, इन्हीं को उन्होंने बोला क्वांटा। ठीक है, और बोला कि एनर्जी ऐसे आती है, E बराबर h न्यू, E बराबर 2h न्यू, या कहें 3h न्यू, या कहें 4h न्यू, ऐसे आता है। यानी कि 2 और 3 के बीच में कोई एनर्जी नहीं है, 2h न्यू एंड 3h न्यू के बीच में कोई एनर्जी नहीं है। यानी कि इससे ये क्लियर होता है कि प्लांक सर ने कहा था कि एनर्जी क्या है, एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट है, कणिक है, इस यानी कि एक पार्टिकल टाइप का है। तो इसी चीज को सर अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने बताया कि जो एनर्जी कैरी करने का काम कर रहा है वो एक्चुअली एक पार्टिकल कर रहा है। उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया, वो पार्टिकल क्या है, उस पार्टिकल को क्या उन्होंने नाम दिया, फोटॉन। और बोला कि जो फोटॉन है एक्चुअली वो वेव पैकेट के रूप में आ रही है, वो एक वेव पैकेट में बंद है। और वो वेव पैकेट को उन्होंने ऐसे दिखाया कि ये वेव पैकेट है, इस पैकेट के अंदर क्या है, हमारा फोटॉन कहीं ना कहीं बंद है। और इस वेव पैकेट की एनर्जी कितनी है वो डिपेंड करता है कि इस वेव पैकेट में नंबर्स ऑफ फोटॉन कितने हैं। और बताया कि उन्होंने एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है ठीक वही होती है जो प्लांक ने दिया था, E बराबर h न्यू, यानी कि 1 क्वांटा के बराबर। एक फोटॉन की एनर्जी 1 क्वांटा के बराबर होती है। इसी तरह मान लो कि अगर वेव पैकेट में n फोटॉन हो तो n फोटॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, h न्यू प्लस h न्यू प्लस h न्यू प्लस h न्यू डॉट 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 n तक ऐड कर दो तो उस वेव पैकेट में जितनी एनर्जी होगी वही हमारा क्या होगा, उस वेव पैकेट में जितनी एनर्जी होगी वही हमारी लाइट की टोटल एनर्जी होगी। कैसे, अगर n फोटॉन है एक वेव पैकेट में तो हम ऐड कर देंगे, हम क्या पा जाएंगे, n फोटॉन के बारे में, उसकी n फोटॉन्स की टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो रहा हमारा पिछला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। आज हमको पढ़ना क्या है, आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बात करेंगे, क्योंकि हमको कुछ फार्मूला जानना है और ऐसे फार्मूले जो बहुत 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 जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आपने फार्मूला बताएंगे आप अपने साथी से जाके पूछेंगे, यकीनन उनका दिमाग एक बार घूम जाएगा इन सब सारी चीजों को बताने के लिए। बस आप बने रहिए, धैर्य बनाए रहिए, मेरे कही गई शब्दों को अच्छे से सुनिए, समझिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं हम जो बोली गई चीजों को लिख नहीं रहे हैं पर कि जो बोली गई चीजों से भी क्वेश्चंस आते हैं। और यकीन मानिए मैं जितना लिखवा रहा हूं उससे कहीं ज्यादा मेरी बातों पे क्वेश्चंस आने वाले हैं और बिल्कुल आएंगे। और जब एग्जाम दे के आएंगे तो आप खुशी खुशी कहेंगे कि सर आपने जितना बताया उससे तो क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जितना आपने कहा था उससे भी, यानी कि जो बोल रहे थे, जो स्पीच दे रहे थे, यानी जो लेक्चर दे रहे थे, उस लेक्चर से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। आप डेफिनेटली जाके कहने वाले हो, एग्जाम दे के आने के कहने वाले हो कि सर इससे भी क्वेश्चंस आए थे। तो हम क्या पढ़ेंगे, प्लैंक कांस्टेंट। अभी तक हमने प्लैंक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा क्योंकि प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, तो उन्होंने एनर्जी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज किया जिसको बाद में नाम दिया गया, ये h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। हम देखेंगे क्या होगा जब h और c को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट को और स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या निकल के मिलेगा और ये प्लैंक कांस्टेंट की एक्चुअली वैल्यू कितनी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे मोमेंटम ऑफ फोटॉन कितना है। यदि फोटॉन पार्टिकल है तो हर पार्टिकल का मोमेंटम होता है। मोमेंटम बोले तो संवेग, वही जो हिंदी में पढ़ते हो, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, लाइट के मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएंगे पावर यानी कि शक्ति और इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, किसकी, लाइट की। और सबसे लास्ट में आएंगे पढ़ेंगे EMW स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से कितनी प्रकार की रेडिएशंस निकल रही हैं, सबके वेवलेंथ में और सबके फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, किधर इंक्रीज हो रहा है किधर डिक्रीज हो रहा है। सब चीजें आगे चल के बच्चे इसी में उलझ जाते हैं और इसी से सीधे 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है, जो कि एकदम इजी होता है, बट कंफ्यूजन की वजह से वो क्या होता है, सारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो आज ये सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत 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 जरूरी हो और आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल कहां बताए थे, स्टार्ट करते हैं कल प्लांक की क्वांटा थ्योरी से। प्लांक ने यही कहा था ना दोस्तों, प्लांक ने कहा था कि एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के।
जब इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी नामक टर्म हटाया तो एनर्जी क्या आया, एनर्जी को बराबर रखा h न्यू के। ये बोला कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसको बोला कि ये एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन है। यदि हमने आइंस्टीन सर के फोटॉन का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया तो बोला कि ये एक एक फोटॉन की एनर्जी है, यानी कि ईच फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी बच्चों, h न्यू। अगर इसी तरह अगर मान लो कि लाइट आ रही है, लाइट का एक बीम आ रहा है, एक पुंज आ रहा है, एक किरण आ रहा है, बहुत सारी लाइटें आ रही हैं, और बोल दे कि बीम की लाइट कितनी है, यानी एनर्जी ऑफ बीम, यानी बीम जो आ रही है, जो सोर्स से जो बीम निकल के आ रही है, यानी जो पुंज निकल के आ रहा है, जो किरण निकल के आ रही है, उसमें एनर्जी कितनी है। तो बोलेंगे ठीक है, हम उस बीम में कैलकुलेट कर देते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, क्योंकि एक फोटॉन्स एनर्जी कितनी लेके आता है, h न्यू। तो अगर n फोटॉन्स हो उस बीम में तो उस बीम की एनर्जी टोटल कितनी होगी, n मल्टीप्लाइड बाई 1 फोटॉन की एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ बीम कितनी हो जाएगी, n h न्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ बीम। ठीक है, अब ये चीज हुआ। इधर थोड़ा हम इरेज करते हैं, इरेज इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पढ़ाना है और यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ा न्यू के बारे में। ये न्यू है क्या, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन ऐसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है, कहते हैं प्रति सेकेंड किए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यही तो होता है फ्रीक्वेंसी, प्रति सेकेंड किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यही तो होता है ना, फ्रीक्वेंसी हम पढ़ते आए हैं बचपन से कि एफ क्या होता है, 1/t, यही होता है हमारा। ठीक है, चलो ये बात अलग की है, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअली यहां क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इसके टर्म में वो तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, प्रति सेकंड किए गए चक्रों की संख्या को, कोई पार्टिकल कहीं चक्कर लगा रहा है किसी मान लो किसी पॉइंट के अबाउट, तो वो एक सेकंड में कितना चक्कर लगा ले रहा है, वही हमारी फ्रीक्वेंसी आती है। लेकिन इस केस में ये जो न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, उसको हम कैसे डिफाइन कर देंगे, ये इसको हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। याद रखना, इसको या लिख देना, ये v क्या कैपिटल क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में वो लाइट हो, ठीक है, अपॉन लैम्डा इन दैट मीडियम। अब बात फंस गई कि सर ये लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, एक वेव की प्रॉपर्टी है। लैम्डा क्या है, देखो हम पढ़ रहे हैं, हमने लाइट को क्या माना, क्वांटा माना। क्वांटा मतलब हो गया कि वो पार्टिकल प्लस वेव नेचर दोनों है, इसलिए तो बोला गया वेव पैकेट है, और पैकेट के अंदर क्या है, फोटॉन है, यानी वेव भी है और फोटॉन भी है। फोटॉन क्या है, पार्टिकल है, वेव क्या है, एक वेव का कैरेक्टर है, यानी कि वेव पैकेट क्या है, पार्टिकल प्लस क्या है हमारा, वेव कैरेक्टर दोनों है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये हमारा जो क्वांटा थ्योरी है ना, वो क्या बताता है कि हर एक पार्टिकल अपने साथ साथ वेव लेके चलती हैं। लाइट का जो पार्टिकल होता है, यही जो ऑस्टिन ने कहा था कि लाइट का जो पार्टिकल होता है अपने साथ साथ वेव एसोसिएट करके भी चलता है, मतलब पार्टिकल तो है ही, अपने साथ साथ वेव को लेके भी चलता है। इसलिए तो बोला गया वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि दो कैरेक्टर हैं लाइट के, एक वेव फेनोमेना भी है और एक पार्टिकल फेनोमेना भी है, दोनों साथ ही चलते हैं। जब हम लाइट का इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं, लाइट का डायफ्रैक्शन देखना चाहते हैं, लाइट का पोलराइजेशन देखना चाहते हैं, तो लाइट का हमको वेव कैरेक्टर मिलता है। लेकिन जैसे ही लाइट को किसी सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन वी गेट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के दो नेचर हैं। यानी कि इसको बात की समझो कि आप अपने घर में किसी के बड़े भाई है, इन केस ऑफ लड़की हो किसी की बहन होगी, हमारे बच्चियों की बात करें, हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स की बात करें तो किसी की बहन होगी, ठीक है, आगे चल के वो किसी की वाइफ होंगी, जस्ट इमेजिन आगे चल के होंगी। तो सबके लिए, चलो भाई की बात करते हैं और बात करते हैं फादर की, एक लड़के के लिए करते हैं, किसी का भाई होगा, वो किसी का आगे चल के किसी का लड़का होगा, तो पिता के लिए उसकी फीलिंग्स अलग है और भाई के लिए उसकी फीलिंग्स अलग है। लेकिन जब स्पेशली वो भाई के पास जाता, जब तक वो दोनों के पास नहीं गया, जब तक वो दोनों के पास नहीं जा रहा, तब तक उसके पास दोनों फीलिंग्स हैं, उसके अंदर दोनों फीलिंग समाहित है, वो एक बेटा भी है और एक भाई भी है। लेकिन जैसे ही वो क्या हुआ, अपने भाई के पास गया, अब वहां भाई को बाप की तरह, यानी कि बाप की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, भाई को भाई वाली ही फीलिंग दिखानी पड़ेगी। यानी कि एक मैन दो कैरेक्टर है, लेकिन एट द टाइम केवल एक कैरेक्टर शो कर रहा है।
यही काम लाइट में भी होता है। वो जो फोटॉन है ना, वो फोटॉन के पास वेव कैरेक्टर भी है और फोटॉन पार्टिकल तो है ही। ऐसा पार्टिकल्स है जिसका रेस्ट मास 0 है। यदि फोटॉन रेस्ट पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसका कोई मास नहीं है, यानी मासलेस है। और मूविंग मास कितना है हमने कैलकुलेट नहीं किया है। मूविंग मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? मूविंग मास तो लगता है कि फोटॉन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, फोटॉन एनर्जी है, मास है ही नहीं। लेकिन एक्चुअली में फोटॉन नाम का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बोला गया कि लाइट में वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है। वही अगर हम बात करें, ये फ्रीक्वेंसी की क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी इन मीडियम अपॉन लैम्डा इन मीडियम। हम बात करते हैं कि लैम्डा बताने की कोशिश कर रहे थे, तो हम बता रहे थे कि उसी ने कोई कहीं ना कहीं उसी लैम्डा में, देखो ये वेव है, इसी वेव में कहीं ना कहीं पार्टिकल भी है। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ है, ये सब चीज़ जान लो। अगर तुम ग्रेजुएशन में जाओगे ना तो बहुत परेशान करने वाली हैं, विश्वास मानो। ये चीज़ें अगर यहाँ नहीं क्लियर होगी ना, अगर नहीं पढ़ोगे तो ग्रेजुएशन में जाकर रुला देंगी, खून के आंसू रुलाएंगी अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो। हम कह इसलिए रहे हैं क्योंकि हम उस स्थिति से गुजर चुके हैं। हमने देखा है कैसे यही छोटी छोटी चीज़ें हमको ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, PhD में सब में बड़ा परेशान करती हैं। ये देखो वेव पैकेट है ना, ये वेव पैकेट है, हमने बनाया। आइंस्टीन का वेव पैकेट के बारे में बताया, कुछ ऐसा दिखता है वेव पैकेट, कुछ ऐसा। अभी हर क्लास में जाएंगे तो कुछ आपको ऐसे वेव पैकेट दिखेगा, जस्ट ऐसे। अब यानी कि इसी का अगर हम एक फॉर्म बनाना चाहें, इसी को ऐसे एक ऐसा फॉर्म देना चाहें, ऐसा, तो इसको काट के हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कुछ ऐसे बना सकते हैं इसको। अगर ऊपर ऊपर केवल पार्ट ले लें तो यही वेव पैकेट बनेगा। अब इस वेव पैकेट में फोटॉन है, वेव तो बन गया ऊपर ऊपर, इस वेव में ये वेव बन गया ना। अब इस वेव में फोटॉन है, मानो फोटॉन है, लेकिन फोटॉन है कहां? फोटॉन है कहां? यदि पार्टिकल है तो पार्टिकल का फिक्स पोजीशन है ना। अगर ग्रह है तो ग्रहों का फिक्स पोजीशन है, स्टार है, स्टार का भी फिक्स पोजीशन है, सन है, सन का भी फिक्स पोजीशन है। लेकिन यहां क्या है, इसके अंदर फोटॉन है, लेकिन फोटॉन का पोजीशन हमको पता नहीं है। यही तो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटा की दुनिया यही कहती है कि हम किसी भी पार्टिकल को, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ऐसा नहीं कि बंद आंख करके देख लेंगे ना, मतलब अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो पार्टिकल का पोजीशन और बात करें मोमेंटम एक साथ डिफाइंड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यही एक नियम है जो क्वांटम को क्लासिकल से अलग करता है। हम क्लासिकल मैकेनिक्स में यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें तो वहां पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है। क्या करता है, बेसिक डिफिनेशन बताते हैं ना, बड़ा मजेदार है क्वांटम मैकेनिक्स। आप एक ब्रांच बन जाता है क्वांटम का। क्वांटा नाम की उत्पत्ति यहीं से हुई थी, जब लाइट को क्वांटा माना गया तो क्वांटा की उत्पत्ति भी यहीं हुई थी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या करता है, जहां न्यूटन सर लगते हैं, जहां न्यूटन साहब आते हैं, कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि यदि पार्टिकल, मान लो कि इस कमरे में एक मच्छर है, एक क्या है, मॉस्किटो है। अगर हमने अपने पास से उसका मेजरमेंट कर लिया कि हमारे चेस्ट से उसकी डिस्टेंस x है, अर्थ से उसकी डिस्टेंस y है, तो हमने उसका पोजीशन मेजर कर लिया एट एनी टाइम t, किसी समय t पे, तो हम बता देंगे कि 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद वो का पथ क्या होगा, वो कहाँ जाने वाला है। यानी कि हम डिटर्मिनिस्टिक हैं। यदि ग्रहों की चाल देख लिए ना तो हम बता देंगे कि 24 घंटे में एक दिन हो जाएगा, यानी 365 दिन में एक साल होगा। बताते हैं कि नहीं, डिटर्मिनिस्टिक होता है, सब चीजें डिटरमाइन होती हैं। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में आए तो अब क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि मच्छर का तुमने पोजीशन मेजर कर लिया एट एनी टाइम टी पे XY कोऑर्डिनेट में, लेकिन वो मच्छर जाएगा कहाँ, वो अपने मन का मालिक हो, कहीं भी जा सकता है। यानी कि यू कांट डिटरमाइन द पोजीशन momentum of a particle in microscopic world instantaneously। तुम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को साथ डिफाइंड नहीं कर सकते हो क्वांटम के क्षेत्र में, क्वांटम की दुनिया में, जहां हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को ट्रीट करते हैं जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। तो इसके अंदर पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करोगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी, और मोमेंटम फाइंड आउट करोगे तो पोजीशन में सर्टेनिटी आएगी। यही कहता है ना हिजनबर्ग, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट, यानी h/2π। ठीक है, यही कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी एक साथ दोनों को डिफाइन नहीं कर पाते हो। तो यही है ना। अब बात करते हैं कि लैम्डा वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ का भी कॉन्सेप्ट समझ लो। कहते हैं कि दो क्रेस्ट या दो टफ के बीच की जो दूरी होती है, दो सिंग यानी कि इसके और इसके बीच की अगर दूरी को मेजर कर ले तो यही हमारा क्या है, वेवलेंथ है। या दो क्रेस्ट या दो टफ या दो क्रेस्ट, यानी कि दो लोवेस्ट पॉइंट के बीच की दूरी मेजर कर लें तो क्या है हमारा, इसका वेवलेंथ है।
तो हम फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं वेलोसिटी इन मीडियम अपॉन लैम्डा इन मीडियम। लेकिन यदि यही मीडियम, देखो बहुत ध्यान से देखना कि अगर यही मीडियम हमारा क्या हो जाए, मीडियम हमारा क्या हो जाए, मीडियम हम हो जाए हमारा एयर या वैक्यूम, हवा या निर्वात हो जाए। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा था ना, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था शुरुआती में, ठीक है, ऐसा मोस्ट फेमस नल एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ जिसको क्या हुआ, जिसकी रिजल्ट नल आया, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं आया, फिर भी उसने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उसका जो आंसर है इसी एयर या वैक्यूम से रिलेटेड है। सोचिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि मीडियम क्या हो जाए, एयर या वैक्यूम हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अच्छा, एयर या वैक्यूम में यदि बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में बात करें तो कहते हैं कि लाइट की वेलोसिटी एयर या वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। यही आस्टिन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहती है कि लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है एयर या वैक्यूम में। उसको बोलते हैं सी, यानी कि सी बोलते हैं, वहाँ दिखाया जाता है स्पीड ऑफ लाइट को सी से दिखाया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इससे ज़्यादा दुनिया में कुछ भी नहीं है, इससे तेज चलने वाला दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर इससे तेज चलने वाला कोई पार्टिकल मिल गया, यानी फोटॉन से भी तेज चलने वाला कोई पार्टिकल मिल गया, तो हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेल हो जाएगी। अब बताएंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है कभी किसी और दिन, ठीक है। अभी हमारा मानना जानना है कि मीडियम क्या है, एयर या वैक्यूम हो जाए तो वहां वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, सी से, और लैम्डा इन वैक्यूम क्या हो जाए, लैम्डा। सबसे बड़ा वेवलेंथ भी किसमें होता है, यदि सबसे ज्यादा लाइट की वेलोसिटी किसमें होती है, एयर या वैक्यूम में, तो सबसे ज्यादा लैम्डा भी, यानी वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा किसमें होगा, एयर या वैक्यूम में। किसी और मीडियम में जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि वेव जो है वो सिकुड़ जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, क्योंकि वेलोसिटी घट जाएगी किसी और मीडियम में। यदि बात करें एयर की और यदि बात करें ग्लास की, हम पूछे दोनों बताओ लाइट का स्पीड किसमें अधिक होगा, आप तुरंत बोलोगे सर लाइट की जो स्पीड होती है एयर और वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए एयर और वैक्यूम में ज्यादा होगी इन कंपेरेबल टू ग्लास। तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किसमें होती है, एयर में या वैक्यूम में। और उसी में वेवलेंथ भी लाइट का, एक पर्टिकुलर लाइट, कोई एक लाइट की बता रहे हैं, लाइट मतलब बताएंगे आगे क्या है, पर्टिकुलर लाइट, कोई अगर एक लाइट यूज कर रहे हो, चाहे वो ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, पर्टिकुलर लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ भी उसी मीडियम में सबसे बड़ा होता है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये जो दो हमारा रिलेशन निकल के आया है, ये था किसी मीडियम में, इन एनी मीडियम, ठीक है। इसको नंबर स्टार देते हैं, इसको नंबर डबल स्टार, ये हमको जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि ये बताएंगे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम में है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम है। अब क्या करते हैं, अब इसी रिलेशन को हम यहाँ यूज करते हैं, इधर आते हैं, अब इसी रिलेशन को यहाँ यूज करते हैं और रखते हैं, तो एनर्जी ऑफ क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन कितना आ जाएगा, ईच फोटॉन यानी कि यहाँ से उठाते हैं रिलेशन, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन कितना आएगा बताइए। एनर्जी ऑफ न्यू की जगह क्या रखेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, एयर या वैक्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ न्यू की जगह क्या रखेंगे, सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी जो लाइट की एयर या वैक्यूम में आती है वो क्या आती है, एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। लेकिन अगर किसी मीडियम की बात करें, अगर एनर्जी किसी मीडियम की बात करें तो क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन कितनी आ जाएगी, एच वेलोसिटी इन मीडियम अपॉन लैम्डा इन मीडियम। लेकिन चाहे वेलोसिटी चेंज हो चाहे लैम्डा चेंज हो, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो, बहुत ध्यान से रुकिएगा कि चाहे वेलोसिटी चेंज हो लाइट की, ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो लैम्डा भी चेंज होगा, बोलोगे यस सर, क्योंकि दोनों में रिलेशन है, अभी बताएंगे। लेकिन फिर भी एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी रिलेटेड किससे है, एनर्जी रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से। अगर एक पर्टिकुलर लाइट यूज कर रहे हो, अगर रेड लाइट ही यूज कर रहे हो, उस लाइट को अगर एयर से ला रहे हो ग्लास में, तो एयर से ग्लास में लाते वक्त हमारा वेलोसिटी चेंज होगा लाइट का, उसी लाइट का वेवलेंथ चेंज होगा, लेकिन उस लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। और जब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी तो लाइट की एनर्जी भी कभी भी चेंज नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि लाइट की एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, कि लाइट की एनर्जी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। यानी कि एनर्जी की बात करो, किसकी, लाइट एनर्जी की बात करो, ये क्या होता है, ये चीज लिख लेना कि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, ये किसी मीडियम पे निर्भर नहीं करती है।
और ये जो फ्रिक्वेंसी होती है क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी चेंज ही नहीं होती, चाहे पानी से ग्लास में जाओ चाहे ग्लास से पानी में जाओ, ये भी क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। क्या चेंज होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने वक्त आप बोलोगे वेवलेंथ चेंज होगा, कल बताए थे वेवलेंथ चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, पर फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। यदि कोई पर्टिकुलर लाइट, कोई एक लाइट यूज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी? जब लाइट का कलर बदलोगे, यानी सोर्स बदलोगे। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पे? सोर्स पे, कि हमारा सोर्स हम क्या यूज करें, हमारा स्रोत कैसा है, हमारा स्रोत कौन से कलर का लाइट इमिट कर रहा है। यदि वो ग्रीन कलर का होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, यदि ब्लू कलर का होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे लाइट की एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर कि कोई एक लाइट यूज करो, ग्रीन लाइट ही यूज करो, और उसको पानी से ग्लास में ले जाओ या ग्लास से किसी और चीज में ले जाओ, एक जेल में ही ले जाओ, ठीक है, एक लिक्विड चीज में ले जाओ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मान लो अपवर्तनांक बहुत कम है, फिर भी हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होने लगा। क्यों? क्योंकि लाइट अभी भी ब्लू कलर का ही है, हमने ब्लू कलर को रेड में नहीं किया, और जैसे ही ब्लू को रेड में करेंगे हमारी एनर्जी फट से चेंज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है? सोर्स पे, न कि मीडियम पे, ये चीज याद रखना। लेकिन लैम्डा और वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों किस पे डिपेंडेंट है? दोनों मीडियम डिपेंडेंट है। और वो किस पे, और सबसे ज्यादा किसकी होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में ज्यादा होती है? एयर और वैक्यूम में, और लैम्डा भी सबसे ज्यादा हमारा किस में होता है? एयर या वैक्यूम में, ठीक है। तो अगर यहां से बात करें, अगर यहां से बात करें, एक देख लो, ये चीज देख लो कि लैम्डा इन मीडियम इनटू फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी इन मीडियम। ये चीज आप क्लियर हो रहा कि लैम्डा इन मीडियम, ये चीज इक्वेशन नंबर स्टार की बात करें तो लैम्डा इन मीडियम इनटू मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम। हम बोल रहे हैं कोई पर्टिकुलर लाइट यूज कर रहे हैं, तो लाइट यूज करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। यदि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी जाए, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट यानी कि कोई पर्टिकुलर लाइट का यूज कर रहे हैं, हम लाइट सोर्स को नहीं बदल रहे हैं, सोर्स वही है, तो सोर्स वही है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे हमारा लैम्डा मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लैम्डा मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेलोसिटी इन मीडियम के। यदि उस मीडियम में जाके, दूसरे मीडियम में जाके यदि वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी घट गई तो लैम्डा भी घट जाएगा, और वेलोसिटी की लाइट बढ़ गई तो लैम्डा भी बढ़ जाएगा। और क्या होता है? डेंसर में, सघन माध्यम में हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? कम होता है, और रेयरर में ज्यादा होता है, यानी विरल में ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज था। अब बात आते हैं, ये चीज क्लियर हो गया ना? बहुत आराम से इसको क्लियर करिएगा कि अगर लैम्डा घटेगा तो वेलोसिटी भी घटेगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा किसी मीडियम में, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का मतलब है कि हमने सोर्स को नहीं डिस्टर्ब किया है। यदि ब्लू लाइट का सोर्स है तो ब्लू लाइट का ही है, लेकिन जैसे ही ब्लू लाइट से ग्रीन लाइट करेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो एनर्जी क्या करती है? किसी पर्टिकुलर लाइट के लिए हमको सोर्स पे, हम पर्टिकुलर लाइट के लिए वेवलेंथ और मीडियम पे, यानी कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। आइए चलते हैं, ये चीज क्लियर हो गया, इसको इरेज करते हैं, और आइए अब आते हैं किसकी बात करते हैं? हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एक मिनट, हमको मार्कर चेंज करने दीजिए। हाँ, अब बात करते हैं हम किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बात करते समय हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक की, और एब्सोल्यूट यानी वास्तविक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक की बात करेंगे। दो चीजों को बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको जानना जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। हिंदी में जिसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं, वो अपवर्तनांक होता क्या है? अच्छा, नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि अपवर्तनांक मतलब परिवर्तन शब्द से कुछ लग रहा है ना, परिवर्तन, अपवर्तनांक, ऐसा लग रहा है कुछ शब्द मिल रहे हैं, परिवर्तन, अपवर्तनांक, कुछ शब्द मिल रहे हैं, यही होता है अपवर्तनांक। मतलब होता है कुछ ना कुछ परिवर्तन, पर क्या परिवर्तन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है क्या परिवर्तन? तो बोलते हैं कि लाइट की वेलोसिटी में परिवर्तन, कि देखते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, इस बात को लिखते रहिएगा,
हम बोर्ड पे थोड़ा लिखने की कोशिश कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लेक्चर अटेम्प्ट करो, एक कोशिश करो, अभ्यास बनाओ, आगे जाके यही सब चीज़ें काम दोगी। जो तुमको टीचर मिलेंगे बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वो तुमको पेन पेपर पे लिखवाएंगे नहीं, तुमको नोट्स नहीं बनवाएंगे, तुमको खुद से नोट्स बनाना है। तो क्यों हम इसी की कोशिश करते हैं। आप ऐसे क्या होगा कि आप आलस से नहीं होंगे, आलस नहीं होगा आपके अंदर, सो ऐसे मोबाइल नहीं देखोगे ना। आप ही को कह रहे हैं, हाँ मोबाइल देख रहा हूँ ना, आप ही को कह रहे हैं पेन कॉपी लीजिए और नोट करिए जो बोल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल नोट करिए। क्यों? क्योंकि बाद में फिर से पढ़ना पड़ेगा, अगर भूल जाओगे। नोट्स बना रहेगा, केवल नोट्स पढ़ते जाओगे, ठीक है। नोट्स पर से पढ़ने में बाद में आसानी होती है। जब एग्जाम का टाइम आता है, जब 1 घंटे या 24 घंटे 1-2 दिन 3 दिन बचते हैं ना, तो ऐसे ऐसे पन्ना पलट लोगे तो कुछ ना कुछ ख्याल आ जाएगा, रदर देन की वीडियो देखोगे। तो पेन कॉपी लेके बैठा करो और वीडियो देखा करो, ठीक है। हम क्या कह रहे थे, भूल जाते हैं ना, हम क्या कह रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे ना, हम बोले अपवर्तनांक की बात कर रहे थे। हमने कुछ कहा, कुछ ना कुछ परिवर्तन नाम के शब्द से आ रहा है। तो बोला क्या परिवर्तन सर? हमने बोला कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें जितना चेंजिंग आता है वही तो क्या है, उसका अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम गोइंग वन मीडियम टू अदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। मान लो कि ये मीडियम फर्स्ट है, ठीक है, मीडियम फर्स्ट है और मीडियम सेकंड है। इसमें मान लो अगर इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, v1 है, और इसमें जाकर उसकी वेलोसिटी v2 होगी, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंडेंट है। और सबसे ज्यादा किस में होती है, एयर या वैक्यूम में। और उसके बाद और किसी मीडियम में जाके वेलोसिटी हमारी घट जाती है। हम नहीं करें ऊपर वाला एयर है, हम नहीं करें नीचे वाला एयर है। मान लो कोई ऊपर वाला मीडियम पानी है, नीचे वाला मीडियम सॉलिड है, ठीक है। तो अगर इसमें वेलोसिटी v1 है और इसमें जाके दूसरे मीडियम वेलोसिटी चेंज हो गई, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे कि v2 माइनस v1 घटा देंगे कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज हो रही है फ्रॉम वन मीडियम टू गोइंग अदर मीडियम, दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे कैसे चेंज हो रही है, वही हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये है, इसका डिफिनेशन लिख लेना। हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। लिख दे रहे हैं यार, तुम लोग कहोगे कि सर लिखते नहीं है, बार बार बहका देते हैं ना, लिखना थोड़ा बुरा काम है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, आप लोग लाइक नहीं करोगे तो हम लिखेंगे क्यों ना, मजाक कर रहे थे, ठीक है। लाइक करना और ना करना अलग की बात है, वो आपका कर्तव्य होता है, वो आपका एक कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है कि जब कोई अगला वाला इतना मेहनत कर रहा है तो कम से कम देखो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमको नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने वीडियो बना दिया, आपने मोबाइल खोल के देख लिया, अब समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम आपके सामने रहते तो आपके चेहरे का इंप्रेशन देखते हो तो समझ में आता कि आपको समझ में आ रहा। ये ऑफलाइन क्लास होती तो चेहरे का इंप्रेशन देख के समझ में आता है कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ऑनलाइन में एक कमेंट ही तो माध्यम है, एक लाइक है तो माध्यम है, एक आपका प्यार, एक आपका दुलार ही तो माध्यम है। तो आप उसको यूज नहीं करते हैं, और जब यूज नहीं करते तो हम क्या, जितने भी टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और बात मानिए, इस सब के पीछे ऐसा नहीं है, पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है कि हमने कुछ आया कुछ बक के चले गए। यकीन मानिए, पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है। सोचना ये पड़ता है कि हम कैसे बताएं कि बच्चे इजी वे में समझ जाएं। तो आप लोग किसी भी टीचर की, हम नहीं करेंगे बेसिकली मेरा ही, जिस टीचर का भी वीडियो आपको अच्छा लगे कि आपको समझ में आ रहा, तो उसमें एक लाइक का बटन होता है, वो दबाइए। एक रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, एक बेल आइकन आता है, सब दबा दीजिए ना। आपके करने से क्या ही चला जाएगा, आपके वो बटन दबाने से क्या आ जाएगा, आपका तो कुछ जाएगा नहीं। या कहते सब ये कहते हैं कि पैसा कमा लेंगे, मेरी वजह से पैसा मिल जाएगा। अरे आप पैसा नहीं दे रहे ना, वो तो उनकी मेहनत का पैसा मिल रहा है। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उनकी मेहनत का पैसा उनको यूट्यूब देगी, या अदर जो भी हो जिस ऐप पे होंगे वो देगी ना। तो आपको तो प्रोवाइड कराया जा रहा है बेस्ट फैकल्टी, ठीक है। इसी तरह हम लोग भी मेहनत करते हैं। अगर हम लोग का भी अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए ना, नहीं कुछ जाएगा, ठीक है। विश्वास मानिए, कोई आपका कुछ कोई चीज चुरा के नहीं ले जाएगा, बस एक लाइक करने से कोई आपका अंगूठा नहीं काट ले जाएगा, विश्वास मानिए, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव, हम बातें करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कैसे कहते हैं, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, म्यू से। म्यू इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको म्यू पढ़ते हैं ना, ठीक है। हाँ, और एक चीज और, बायोलॉजी वाले बच्चे भी अगर देख रहे होंगे मेरे वीडियो तो ये परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये जो बायो के बच्चों में भी फिजिक्स पूछता है, और हमारे जो मैथ के बच्चे हैं उसमें तो फिजिक्स पूछता ही पूछता है। तो हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि हमारे बायो के बच्चे या बच्चियां दोनों भी बहुत आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे, एकदम झूम बराबर होकर पढ़ेंगे। हमको कोई टेंशन नहीं होगी ना, एकदम मस्ती में पढ़ेंगे। आप मस्ती में पढ़ेंगे, दुनिया को टेंशन लेने दो, हम मस्ती में पढ़ते हैं, हम मस्ती में पढ़ के ही नंबर लाएंगे, और ये प्रॉमिस है। मस्ती में पढ़ते पढ़ते
ऐसे मस्ती में पढ़ते पढ़ते कैसे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, आपको भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन जब पेपर उठा के देखो कहोगे यार यार क्या लगाएं, ये तो मुझबानी आ रहा है। यकीन मानिए हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको क्वेश्चंस भी लगवाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा फॉर्मूलेस पे आ जाए, ठीक है। तो बायो वाले बच्चे भी कंफ्यूज मत होइएगा, हम उनको लिए। हाँ, रही बात एजी वाले बच्चों के लिए, तो एजी वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशल क्लास लूंगा। क्यों? क्योंकि उनमें थोड़ा फिजिक्स का लेवल थोड़ा डाउन होता है, वो थोड़ा पूछते हैं, थोड़ा कम थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पूछते हैं, तो हम आएंगे उनके लिए अलग क्लास लेके। पर ऐसा नहीं, वो भी देखते रहें, हो सकता है कि ये सब चीज़ें उनको मैं काम दे दे, ठीक है। हम क्या करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। कैसे लिखते हैं? कहते हैं मीडियम, पहला मीडियम फर्स्ट, म्यू इंटू मीडियम सेकेंड। कहते हैं ना, कहते हैं कि हमारे रिस्पेक्ट में बताओ, हमारे रिस्पेक्ट में बताओ, अपने रिस्पेक्ट में बताओ कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारे रिस्पेक्ट में तो हम तो अच्छे लग रहे ही रहे हैं, बेशक हैंडसम है, ठीक है, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट में बताओ कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, कहते हैं ना कि यार बताओ, अपने सोच के बताओ कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हम और अच्छे लगे, या हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हम और अच्छे से पढ़े। कहते हैं यार हमारे रिस्पेक्ट में तो हमको लगता है कि तुमको बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या लगता है? ये रिस्पेक्ट नाम का क्या शब्द होता है? मतलब एक के सापेक्ष, मतलब दूसरा वाले के सापेक्ष पहले वाले का क्या चीज रहा है, चाहे वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, या बात करें स्पीड की, तो एक के सापेक्ष, एक के रिलेटिव दूसरे का क्या स्पीड रहा है वो हम डिफाइन करते हैं। इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है। कहते हैं कि पहले मीडियम के सापेक्ष, पढ़ते ऐसे हैं, पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का क्या अपवर्तनांक रहा है। ध्यान से देखना, पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का क्या अपवर्तनांक रहा है। रिवीजन करते हैं, पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का क्या अपवर्तनांक रहा है, वही हमारा क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको लिखते हैं दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, μ2 अपॉन μ1। ऐसे ही इस चीज को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अब बात करते हैं, अगर बात करते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं वाया फार्मूला, तो कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये हो गया हमारा, यानी म्यू की बात करें तो म्यू हो गया। अगर हम क्या करें, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे ले, एग्जाम्पल के तौर पे ले, यहां ले ग्लास, ठीक है, और यहां ले लें किसमें, म्यू ले लें, और इधर ले लें वाटर ना। तो बताओ कि ग्लास के सापेक्ष वाटर का, यानी पानी के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष पानी का कितना अपवर्तनांक है। तो आप फट से लिखोगे म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। लेकिन म्यू को डिफाइन कैसे करते हैं? म्यू को डिफाइन कैसे हैं? इसको डिफाइन एक तरीके से और कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। देखो उल्टा हो गया ना, यहाँ म्यू2 अपॉन म्यू1 था, तो यहाँ v1 अपॉन v2 हो गया। यानी पहले मीडियम की लाइट की वेलोसिटी अपॉन दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आया, आई होप। लेकिन अब क्या करते हैं ना, अब देखो एक खेला खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं। गेम ये खेलते हैं, थोड़ा दिमाग से खेलते हैं। दिमाग में ये लगाते हैं कि मान लो कि पहला जो मीडियम है, यानी कि जो फर्स्ट मीडियम है, बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट मीडियम की बात करते हैं। पहला मीडियम हम क्या कर देते हैं, एयर या वैक्यूम। पहला जो मीडियम है उसको हवा या निर्वात कर देते हैं ना। तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज को, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, सॉरी एक मिनट, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे बताइए जरा। इस मीडियम को, इस चीज को लिखेंगे, पहला मीडियम क्या, ये पहला मीडियम है ना, ये दूसरा मीडियम है, तो पहला मीडियम लिखेंगे एयर या वैक्यूम, ठीक है, हम वैक्यूम ही लिख देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। वैक्यूम इंटू म्यू, इंटू नहीं है, वैक्यूम म्यू, और नीचे क्या है हमारा, नीचे हमारा है वाटर, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर लिखेंगे तो यहाँ v1 अपॉन v2 लिखते हैं ना, यानी कि उल्टा करते हैं इसका, तो यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यही चीज लिखेंगे, देखो आराम से लिखेंगे। अब ये बताओ लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होती है, लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होती है, इस चीज को ऊपर लिख रहे हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो चीज आएगा वो हमारा इस तरह क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये c होता है, और ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वाटर की बात करें, ठीक है। अगर वाटर की जगह हम कोई ऐसे मीडियम लिख देते हैं, अगर वाटर की जगह हम इरेज कर रहे हैं, वाटर की जगह कोई मीडियम लिख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ नीचे क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है।
और ये जो चीज बन के आया है, यानी कि जो ऐसे लिखा है एयर या वैक्यूम ना, म्यू और इधर मीडियम, ये चीज लिखा है ना, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। ये जो चीज बन के आती है ना, इसी को हम क्या लिखते हैं, म्यू। इसी को क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं म्यू, यानी हवा या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ARI। यानी कि एब्सोल्यूट मतलब वास्तविक अपवर्तनांक कितना होता है, ये एब्सोल्यूट होती है। कैसे, यदि पहला माध्यम को हम क्या कर दें, हवा या निर्वात मान लें, और उसके सापेक्ष दूसरे मीडियम का क्या देखें हम, उसके सापेक्ष दूसरे मीडियम का हम अपवर्तनांक देखें, तो हम बता देंगे कि वो क्या होता है, वो होता है c, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, ये चीज समझ में आया। देखिए इसको इरेज करते हैं ना, ठीक है, यहां पे इसको चीज लिखते हैं क्योंकि इससे बहुत बड़ी चीज निकल के आने वाली है सामने। ठीक है, और अभी आपके सामने आएगा, क्या आएगा, देखो ये क्या आएगा, ये जो हम इसको नॉर्मली म्यू से भी डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको लिख लेना। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, पूरा लिख लेना इसको, इंडेक्स, यानी कि वास्तविक अपवर्तनांक कितना होता है। ये एक्चुअली होता क्या है, म्यू, इसको म्यू से डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है, एयर या वैक्यूम के सापेक्ष ना किसका, किसी मीडियम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये क्या अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक किसी मीडियम का क्या होता है, इसको म्यू इंटू म्यू मीडियम लिखते हैं। किसी मीडियम का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, तो बोलते हैं कि जब हम पहला मीडियम हवा मान लें या निर्वात मान लें, उसके सापेक्ष उस मीडियम का जितना अपवर्तनांक होता है वही हमारा क्या होता है, म्यू। और म्यू को डिफाइन करते हैं क्या, c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। जिस मीडियम का अपवर्तनांक लिख रहे हो उस मीडियम में कितनी वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। ठीक है, यानी कि म्यू की बात करें तो म्यू बराबर आया क्या, म्यू बराबर आया c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। एक चीज यहां से क्लियर हुआ, ये लाइट की स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, c हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्या एयर या वैक्यूम में तो कांस्टेंट रहती है, 3 × 10⁸ एक फिक्स वैल्यू है। c मतलब 3 × 10⁸, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम। c मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर एंड वैक्यूम। तो यहां से देखो बच्चों, यहां से म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। एक चीज यहां से देख लो, कोई पूछ देता है तो मुंह बना लेते हो तो तुमको गिल्टी फील होती है, फिर कहते हो कि हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन नालायक बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, नालायक बोलते हैं, सॉरी प्यारे बच्चों, इसको समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है, यदि म्यू इंक्रीज किया, यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज किया, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव की एब्सोल्यूट हम कहेंगे, एब्सोल्यूट। क्यों, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ही लिखा है, ये एब्सोल्यूट लिखा है। क्यों एब्सोल्यूट लिखा है, क्योंकि हमने पहले मीडियम को क्या मान लिया है, एयर या वैक्यूम। यदि पहला मीडियम एयर या वैक्यूम ना रह के कोई और मीडियम रहा होता तो वो जो म्यू है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता। चूंकि पहला माध्यम हमारा क्या है, एयर या वैक्यूम है, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा। यदि म्यू इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, यदि v इंक्रीज करेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। यदि म्यू इंक्रीज किया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। यदि हम बोले कि दो हमारा मटेरियल है, एक मटेरियल का अपवर्तनांक 1.22 है और एक का अपवर्तनांक 1.33 है, तो बताओ कि किसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। बोलोगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें ज्यादा है, इसको μ1 डाल दो, इसको μ2। तो बोलोगे चूंकि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, इसलिए अगर यहाँ वेलोसिटी v1 माने, यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 माने, तो बोलोगे v2 इज लेस देन v1। v1 में ज्यादा होगा और v2 में कम होगा। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये चीज यहां से बना। अच्छा यहाँ चीज, एक चीज और देख रहे हो, एक चीज और देख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर ये और लेमडा दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि लेमडा इन मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इन मीडियम में पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी इन मीडियम घटा तो लैम्डा उस मीडियम में भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब बताओ कि अगर यहाँ लैम्डा 1 है, अगर लैम्डा 2 है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हम न्यू डाल रहे हैं, न्यू नहीं चेंज कर रहे हैं, कोई ब्लू लाइट, मान लो ब्लू लाइट ही डाल रहे हैं,
सोर्स हमारा नहीं चेंज कर रहे हैं, सोर्स नहीं चेंज करेंगे तो फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगी, कभी भी नहीं चेंज होगी, चाहे मीडियम कुछ भी हो, ठीक है। तो बताओ कि λ1 और λ2 में क्या रिलेशन होगा? बोलोगे सर जो वेलोसिटी का रिलेशन है वही λ1 और λ2 का रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां से देख रहे हो कि अगर वेलोसिटी इन मीडियम और क्या है लैम्डा मीडियम में, दोनों में एक घनिष्ठ संबंध है, एक प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। तो अगर वेलोसिटी इन मीडियम घटा तो लैम्डा इन मीडियम घटा। अगर म्यू किसी तरह से डिक्रीज कर जाए तो वेलोसिटी इन मीडियम इंक्रीज कर जाएगी और लैम्डा उस मीडियम में भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन वेलोसिटी कितना घट जाए? अच्छा, इस भी मीडियम के मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? ये घटते घटते या बढ़ते 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 कितना बढ़ सकता है भाई? मान लो कि तुम म्यू को घटाते गए, एक मीडियम उसकी तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा इतना घटा दिया, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटाओगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, वेव स्ट्रेच हो जाएगा, खींचता चला जाएगा, उसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा। यानी दो क्रेस्ट के बीच में या दो टफ के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। पर कितना बढ़ेगा? हमारे पास एक लिमिट है, वी कांट गो बिहाइंड द लिमिट ऑफ सी। हम सी से ऊपर नहीं जा सकते, सबसे ज्यादा वही होती है। जब से मीडियम हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटाते एक समय ऐसा आएगा जब वेलोसिटी उस मीडियम में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सी के बराबर हो जाएगी, और उस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा लगभग 1 के बराबर, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका? एयर या वैक्यूम का। तो इसलिए कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 1 से छोटी नहीं हो सकती। अगर 1 से छोटी हो जाएगी तो वेलोसिटी और यानी वेलोसिटी सी से भी ज्यादा हो जाएगी, और सी से ज्यादा वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं होती। अगर वेलोसिटी बढ़ाते गए एक समय ऐसा आएगा जब वेलोसिटी उस मीडियम में किसके बराबर हो जाएगी? 3 × 10⁸, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम या एयर। उस समय म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये c/λ, ये भी वेलोसिटी कोई मात्रक विहीन राशि है, ठीक है। तो उस समय ये जो म्यू की वैल्यू 1 आएगी ना, उस समय वेलोसिटी मीडियम उसी के बराबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? उस समय जो आएगा वो मीडियम हो जाएगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एयर या वैक्यूम की तरह। और उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा सी के बराबर। इसलिए कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1 से छोटा नहीं हो सकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो एक चीज तो हो गया ना, एक चीज यहां से भी क्लियर हो गया कि अगर यहां पे देख लो, ये हमारा क्या है? इनटू क्या कर दो? वेलोसिटी इन मीडियम मल्टीप्लाइड बाय म्यू इक्वल टू सी। ये है ना, इस इक्वेशन को यूज करें, इस इक्वेशन को यूज करें, वेलोसिटी इन मीडियम म्यू बराबर सी। अब हम जानते हैं कि म्यू क्या होता है? हमेशा 1 से बड़ा होता है। म्यू क्या होता है? हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसी इक्वेशन में क्या कर दो? म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी रख दो, तो ये तुमको आएगा ना, सी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन मीडियम। ये चीज क्लियर होता है कि लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? हमेशा बड़ी होती है किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी से। अगर इस म्यू को ग्रेटर देन 1 कर दो ना, कैसे लिख सकते हो? थोड़ा जगह कम पड़ा नहीं दिखा देते, चलो इरेज करते हैं ना, तुम लोग कंफ्यूज होकर पागल होकर गिर जाओगे। पागल होकर इसलिए गिर जाओगे क्योंकि तुम लोग बहुत यहाँ हलवा हो गया है, ठीक है। यहाँ देख लो, ऐसा लिख रहा हूं ना, c अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। इसी को तो म्यू दिखाते हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हमेशा क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। अभी तो बताया 1 से बड़ा होता है, 1 के बराबर होता है या 1 से बड़ा होता है? 1 के बराबर कब होता है? जब मीडियम क्या होता है? एयर या वैक्यूम होता है। लेकिन हम एयर या वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, मीडियम डाले हैं, यानी कि 1 से जब भी होगा ये बड़ा ही होगा। तो यहां से देख लिया ना कि अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो c इज ग्रेटर देन मीडियम। ये c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन। ये क्या होता है? ऑलवेज होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और जब लाइट की स्पीड बड़ी है वैक्यूम में, किससे? किसी मीडियम में, तो लैम्डा बता दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। लैम्डा अगर ये घट रहा है, मीडियम में वेवलेंथ घट रहा है, छोटा है किससे? स्पीड से, लाइट की स्पीड c से, तो इसमें जो वैक्यूम में हमारा वेवलेंथ आएगा, वेवलेंथ इन वैक्यूम, वो भी क्या होगा? वो भी बड़ा होगा किसके? लैम्डा इन मीडियम, क्योंकि दोनों में क्या है? वेलोसिटी और वेवलेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लाइट, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी मीडियम में क्या होती है? ज़्यादा होती है। कि वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में ज़्यादा होती है इन कंपेरेबल टू एनी मीडियम। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है इन एयर या वैक्यूम, तो एयर या वैक्यूम में वेवलेंथ भी ज़्यादा होता है इन कंपेरेबल टू एनी मीडियम। ये रहा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट।
ठीक है, इसको इरेज करते हैं, 1 मिनट का टाइम है, 1 सेकंड का, इसको देख लीजिए ध्यान से, हम साइड हो जा रहे हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी होने वाला है। ठीक है, इससे आपके एक क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कीपिंग सोर्स कांस्टेंट, सोर्स को नहीं बदल रहे हैं तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे केवल क्या होता है, वेवलेंथ चेंज होता है और वेलोसिटी चेंज होती है। अगर वेलोसिटी घटता है तो वेवलेंथ भी घटता है, अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो वेवलेंथ बढ़ता है। लेकिन व्हाट अबाउट द एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड कैसे कहते हैं कि कहते हैं कि वाई एक्सिस में किसी वेव का जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वही क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड होता है। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो ऐसे एम्पलीट्यूड को दिखाते हैं, ये जो पोर्शन होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, वेव का एम्पलीट्यूड है। चूंकि फोटॉन क्या है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, वेव का कैरेक्टर भी है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो उसमें एक सिंपल सा लॉजिक है। यदि सरफेस जो है ना, एक सरफेस को, एक मीडियम को दूसरे मीडियम में डिवाइड करने वाला जो सरफेस है, अगर वो सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। यदि सरफेस एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा एम्पलीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो सरफेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम के बांटने वाला सरफेस है उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है। यदि एब्जॉर्ब कर जाएगा तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, यदि एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं हम क्या, अब बात आते हैं हम एच और सी की बात करते हैं ना, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट में हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए इरेज करते हैं। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं जो प्लैंक कांस्टेंट है, h की जो वैल्यू होती है, बड़ी इज्जत के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, 6.626 इंटू 10⁻34। इसको कंठस्थ कर लेना, इसको रट जाना, इसका मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। इसको अपने दिमाग में मेमोराइज कर लेना क्योंकि हर बार होगा एग्जाम में, जब भी आएगा प्लैंक कांस्टेंट आएगा, पूरी मॉडर्न फिजिक्स इसी पे बेस्ड है, तो जब भी आएगा ये उलझन लेके आएगा कि क्या होता है इसका मात्रक और क्या होता है इसकी वैल्यू। तो 6.626, कभी कभी इसको 6.63 भी लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर एरर बहुत कम आ रहा है, ऑप्शंस में एरर बहुत कम है, 0.11 का एरर है, तो आप हमेशा एक्यूरेट वैल्यू मेजर करके चलिएगा। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्या, प्लैंक का कांस्टेंट, PLANC के प्लैंक कांस्टेंट, ये इसकी इतनी वैल्यू होती है। अच्छा, सेकेंड क्या है, सेकेंड मात्रक है टाइम का, और हर्ट्ज किसका मात्रक है, हर्ट्ज मात्रक है फ्रीक्वेंसी का। और क्या दोनों में रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। ये टाइम की बात करें तो 1/f हो जाएगा, यानी सेकंड बराबर, मात्रक लिखें, सेकंड बराबर क्या होता है 1/, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज ना। EMW वेव की जो इजाद किया था, जिसने खोजा था, जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने लैब में जनरेट किया था, वही तो हर्ट्ज हैं। ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज। तो ये सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड बराबर हो जाएगा हर्ट्ज इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लैंक का एक और फार्मूला क्या, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू हर्ट्ज इनवर्स। ठीक है, ये भी होता है, चाहे जूल इंटू सेकेंड लिखो, चाहे जूल इंटू हर्ट्ज इनवर्स लिखो। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट्स हैपन इफ यू मल्टीप्लाई H एंड C। यदि H और C को मल्टीप्लाई करोगे, ये जो रिजल्ट निकल के आएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि E बराबर है, हमसे हमेशा E बराबर क्या करेंगे, HC/λ रखेंगे, E बराबर Hν रखेंगे, ये हमेशा रखेंगे। तो न्यू बराबर C/λ रखेंगे क्योंकि न्यू बराबर C/λ होता है एयर या वैक्यूम में। ठीक है, तो ये हमेशा HC की वैल्यू हमको तो याद होना चाहिए कि HC, क्योंकि H का फिर लिखोगे, C का लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, बार बार दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम इसको वैल्यू, हम इसको एक समराइज करने की कोशिश करते हैं, एक सिंपल वे में याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलो लिखो, H की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 नहीं, सॉरी 34, जल्दी जल्दी निकल जाता है, 34 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 10 × 8। ये जूल इंटू सेकंड था, ये मीटर इंटू सेकंड था। चलो मात्रक भी लिख देते हैं ना, जूल इंटू सेकंड, ये मीटर पर सेकंड। एक ये जस्ट रिमेंबर के लिए कि नीचे क्या बचेगा। तो सेकंड से कैंसिल आउट होने वाला है,
ठीक है। तो HC की वैल्यू कितनी आएगी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 × 10⁻8 जूल इंटू मीटर। अब हमको जूल में नहीं चाहिए, हमको HC चाहिए। जूल क्या है, किसका मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है। हमें किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो हम नीचे किसमें डिवाइड कर देंगे, नीचे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो पूरा जूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कन्वर्ट कर लो ना, दिक्कत क्या है। तो HC की जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड कर देना किससे, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मीटर अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से डिवाइड कर दिया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हाँ। अब जो SC की वैल्यू निकल के आएगी ना, हमको इसको इधर लिखेंगे क्योंकि इसको जरूरत है। नीचे आप लोग को दिखेगा नहीं, अब फिर कहोगे, चिल्लाओगे कि सर आपने बताया नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, नीचे लिख दिया, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, अच्छे कमेंट तो करोगे नहीं, तो जो गलती होगी उसका कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, HC की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी क्या, देखो वो आएगी बहुत ही 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। हाँ, अब नैनोमीटर क्या होता है, 1 nm बराबर होता है, ये लंबाई का मात्रक होता है 10 टू द पावर -19 मीटर। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, यही होता है हमारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, या कभी कभी हमारा क्वेश्चंस के हिसाब से, क्योंकि HC के नीचे हमेशा लैम्डा रहता है तो लैम्डा की वैल्यू जैसी भी दी रहती है, अगर वो ऐसा है कि वो कटने वाला है तो कटने के लिए 1240 लिख देते हैं, या कभी कभी हम 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर लिख देते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जो कट रहा है नीचे, अगर मान लो 3 है ना, तो 3 चौका 12, नीचे मान लो कि 300 है कुछ ना, तो 3 तो ये काट देगा ना इस संख्या को, इसको तो नहीं कट कर पाएगा क्योंकि 1240 है, 2 कोट 4 दूना 6 एक साथ, 7 कभी 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसको नहीं कटेगा, लेकिन इसको 4 2 6 6 2 8 1 9 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो नीचे अगर 3 की कुछ चीजें हैं, 3 से 300 मान लो एंगस्ट्रॉन, 3 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है, वेवलेंथ है, ठीक है, 300 एंगस्ट्रॉन की है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हम इसको HC की जगह ये लिखेंगे। लेकिन मान लो अगर 10 एंगस्ट्रॉन की है तो 10 ये 10 से डिवाइड होगा, या 5 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो इस सब चीजों को हम इसको लिखेंगे। तो दोनों चीज हमको काम देगा, चाहे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, चाहे 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये चीज HC की वैल्यू याद रखनी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और अगर यदि इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो जस्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा, एक मिनट, जस्ट चेंज द मार्कर। ठीक है, अब क्या करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं। मार्कर कहाँ है, डस्टर, ठीक है, डस्टर कहाँ गया, यह मिल गया, सॉरी। ठीक है, अब बात किस में करते हैं, ये तो हो गया ना, इसको इरेज करते हैं, नहीं तो कहोगे सर फिर भी इरेज कर दिए, जल्दी जल्दी इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोमेंटम ऑफ फोटॉन। मोमेंटम क्या होता है, जस्ट बेसिक डिफिनेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन सर की मैकेनिक्स तो पढ़े होगा ना। मोमेंटम कहते हैं कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है, जस्ट चिल। ठीक है, मोमेंटम की बात करें, संवेग की बात करें ना, स्पेलिंग सही है ना जी। ठीक है, अच्छा, फोर्स की बात कैसे करते हैं, न्यूटन साहब ने कहा था कि फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की समय दर को ही क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। कि वो बल जो है, ये मोमेंटम जो है कैसे परिवर्तित हो रहा है अकॉर्डिंग टू समय, वही क्या है, संवेग और एक आवेग होता है, एक इम्पल्स होता है, एक मोमेंटम होता है। समझाएंगे जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जानो कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। लेकिन नॉर्मली क्लासिकल मैकेनिक्स में लिखे, इन क्लासिकल मैकेनिक्स ना,
जहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल को हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे न्यूटन सर का इक्वेशंस लगता है, न्यूटन सर के लॉज लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे मोमेंटम को पी से, हर जगह पी से, स्मॉल पी से उसको डिनोट करते हैं, और मास को स्मॉल m से और वेलोसिटी को v से, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स जहां माइक्रोस्कोपिक MICRO, MA वाला नहीं, MACRO मतलब बड़े वाले, और MICRO माइक्रो मतलब होता है छोटे वाले, जहां छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क की बात करें, ठीक, इन सब की बात करें तो हमारा वहां इन क्वांटम मैकेनिक्स मोमेंटम क्या होता है, वो भी उसी समय मास इनटू वेलोसिटी होती है, लेकिन इतना जानते हैं कि वहां वेलोसिटी भी नहीं होता है, वहां वेलोसिटी c होता है। क्यों? क्योंकि वहां लाइट आती है, और ये सब क्या होती है, सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, यानी कि यहाँ क्या होती है, मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी वहां भी होता है, लेकिन वहां मोमेंटम को p बराबर m इंटू सी लिखते हैं, यानी p बराबर mc लिखते हैं, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर बात करें एनर्जी की, अगर बात करें किसकी, प्लांक की थ्योरी को, प्लांक की थ्योरी क्या कहती है, प्लांक की थ्योरी कहती है कि एनर्जी क्या होता है, E बराबर कितना होता है, h न्यू, यानी कि hc अपॉन लैम्डा, यही कहती है ना, hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। और एक आइंस्टीन सर का एक और इक्वेशन होता है मास एनर्जी इक्वेशन, E बराबर mc स्क्वायर, बहुत फेमस रिजल्ट है, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन। कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज कहती है, कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के, मास और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि मास को एनर्जी को और एनर्जी को मास में चेंज हो जाए, ये इनका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कभी कभी सर अल्बर्ट आइंस्टीन के पीछे लिखा होगा E बराबर mc स्क्वायर, तो समझ में नहीं आता कि ये E बराबर mc स्क्वायर क्यों लिखा है, कितने लोग का माथा घूम जाता है, घूम इसलिए जाता है क्योंकि एनर्जी और मास में कैसे रिलेशन है। ठीक यही हुआ था अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ, जब इन्होंने ये थ्योरी दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो सब कह रहे थे, सब उनको उनके ऊपर एक तरीके से गुस्सा आ गए, एक तरीके से उनसे नाराज हो गए। नाराज इसलिए हो गए कि यदि मास और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है तो अर्थ भी तो मास है ना बेटा, अर्थ भी क्या है, मास है। एक समय के बाद मास भी यानी अर्थ भी क्या हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हम गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, यदि हमारा पृथ्वी ही क्या हो जाएगा, मास है, अगर वो हम किस में कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहाँ जाएंगे लाचार आदमी सॉरी। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है मास को। अब कहते हैं सर ये सी स्क्वायर क्यों आया, एम बराबर एमसी क्यों नहीं रख दिया, एम बराबर सी क्यूब क्यों नहीं रख दिया, एम बराबर एमसी पावर 4 क्यों नहीं रख दिया। तो हम कह रहे बेटा डायमेंशन नाम की भी, यूनिट नाम की भी चीज होती है। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच होना चाहिए। यदि ये ई है, ये किसका मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है, यानी इधर जूल आना चाहिए तो इधर भी एनर्जी का मात्रक ही आना चाहिए। यदि यह इधर एम इंटू सी कर देंगे तो मोमेंटम का मात्रक आ जाएगा। यदि एम इंटू सी क्यूब कर देंगे तो एनर्जी का मात्रक नहीं, कोई और मात्रक बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने ई को लिखा एम इंटू सी स्क्वायर। बोलेंगे कोई मूर्ख ये बोलेगा कि सर सी की जगह भी क्यों नहीं रख दी, एम भी स्क्वायर क्यों नहीं रख दिए। अरे भैया हम क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में हैं, ठीक है, हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यही तो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाने की कोशिश की थी। अरे भैया रुको 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 रुको, हम छोटे छोटे पार्टिकल की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये सी स्क्वायर की स्पीड से, यानी कि मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, और इस सी तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, हम सी स्क्वायर तक कहाँ जाएंगे, यानी 9 गुणे 10 घाटे 16 की स्पीड हम कैसे पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं तो एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगा। लेकिन मैथमेटिकली ये प्रूफ है, मैथमेटिकली ये शुरू है, ठीक है। अच्छा जरा हम सी को, एक सी को अकेला छोड़ देते हैं और सी को इधर लाते हैं, एक सी को छोड़ देते हैं एम के साथ, ठीक है, उन दोनों को प्रेम मिलाप करने दो, इधर आता है एम सी। अभी तो बताइए क्या होता है एमसी, मोमेंटम होता है, यानी E बाई सी इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारा मोमेंटम ऑफ क्या आ जाएगा, फोटॉन आ जाएगा। कि फोटॉन का मोमेंटम कितना है, उसकी एनर्जी कितनी है और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। अब ये बताओ ये फोटॉन, ये मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सी तो कांस्टेंट है ना, स्पीड ऑफ लाइट, ये सी हमेशा 3 गुणे 10 घाते 8 होती है, बोलते आ रहे हैं, ये कांस्टेंट है। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे।
यदि फ्रिक्वेंसी को चेंज ना करेंगे तो मोमेंटम में चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन इसमें भी लॉजिक है, एक यही रिलेशन है, एक यही नहीं रिलेशन है। एक रिलेशन डी ब्रोगली साहब भी दिए थे। डी ब्रोगली का क्या था? मैटर वेव इक्वेशन था। उन्होंने कहा था कि केवल फोटान ही क्यों, हम फोटान की बात ही क्यों करते हैं, दुनिया के जितने भी पार्टिकल्स हैं, तमाम पार्टिकल, तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, सब ड्यूअल नेचर रखते हैं। जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी मैटर्स हैं, मैटर्स मतलब होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण करते हो, ठीक है। जितने भी मैटर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ साथ वेव एसोसिएट करके चलते हैं, जस्ट लाइक का पार्टिकल। इसी चीज को डेविंसन एंड जर्मर ने जब इलेक्ट्रॉन का क्या किया, डायफ्रैक्शन दिखाया, तो इलेक्ट्रॉन तो क्या एक सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन फोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जिससे मिलकर हमारा स्ट्रक्चर एटम्स बना है। तो इलेक्ट्रॉन भी डायफ्रैक्शन करना लगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, वेव नेचर भी है। उन्होंने एक बढ़िया इक्वेशन दिया कि लैम्डा वेवलेंथ और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, पार्टिकल नेचर में और वेव नेचर में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, P बराबर H अपॉन लैम्डा। यदि वेव कैरेक्टर बढ़ेगा तो पार्टिकल नेचर घटेगा, और पार्टिकल नेचर बढ़ेगा तो वेव कैरेक्टर छुप जाएगा। लाइट का रिफ्लेक्शन देखेंगे तो पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा, वेव नेचर छुप जाएगा। अगर लाइट का इंटरफेरेंस देखेंगे, क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण देखेंगे, विवर्तन देखेंगे, तो वहां वेव कैरेक्टर बढ़ जाएगा, पार्टिकल नेचर घट जाएगा। दोनों में एक दूसरे में इनवर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन यदि हमें बता रहे थे यहां से तो ये दिख रहा था ना कि यदि हम सोर्स को कांस्टेंट रखें, सोर्स को कांस्टेंट रखें, यानी फ्रीक्वेंसी में ना चेंज करें, तो मोमेंटम में भी नहीं चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्डा के। यदि वेवलेंथ चेंज हुआ, यदि वेवलेंथ चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि वेवलेंथ तो मीडियम पे डिपेंड करता है ना, ये करे चाहे ना करे, एनर्जी करे चाहे ना करे, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन वेवलेंथ तो मीडियम पे डिपेंड करता है ना, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज होता है। अगर वेवलेंथ चेंज हुआ तो मोमेंटम भी चेंज होगा। जहां वेवलेंथ ज्यादा होगा वहां मोमेंटम कम होगा। यदि P इंक्रीजेज, सॉरी, यदि लैम्डा इंक्रीजेज देन मोमेंटम डिक्रीजेज, यदि लैम्डा डिक्रीजेज देन मोमेंटम इंक्रीजेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये चीज होता है, दो रिलेशन, एक E बराबर H, P बराबर H अपॉन C, एक P बराबर ये हमारा, और क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये होता है जूल पर, इसका kg पर मीटर इंटू सेकेंड पर एनर्जी का मात्रक होता है, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये होता है हमारा एनर्जी का मात्रक। अब बात करते हैं, ठीक है, इसका होता है जूल। अच्छा, इसका मात्रक लिख लो, जूल इंटू क्या होता है, जूल इंटू इसका मात्रक, सॉरी इसका मात्रक H का मात्रक क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड अपॉन ए, लैम्डा का मात्रक मीटर, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या, जूल इंटू सेकेंड अपॉन मीटर। इसका मात्रक होता है क्या, इसके यहाँ मोमेंटम का मात्रक होता है, एनर्जी का मात्रक होता है क्या, kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, एक मीटर पर सेकेंड से कैंसिल, तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ये इसका मोमेंटम का, चाहे जूल इंटू सेकेंड पर मीटर लिखो, चाहे kg इंटू मीटर पर सेकेंड लिखो, दोनों क्या है, इसका मात्रक है। अब एक क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस ये करते हैं, थोड़ा सा दिमाग को हिलाते हैं, ठीक है, दिमाग को जस्ट वाइब्रेट कराते हैं, वाइब्रेट कराते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसमें से गायब होते हैं। गायब ये होते हैं कि हम अगर एक लाइट लें, दो लाइट का सोर्स लें, एक लाइट का सोर्स है, ये भी लाइट का सोर्स है ना, इसको बोले सोर्स 1 है, कोई बल्ब ले लो, सोर्स 1 है, और ये क्या है, सोर्स सेकेंड है ना, ठीक है। इससे जो लाइट निकल रही है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसकी भी एनर्जी E है, इसकी भी एनर्जी E है, इसका भी लैम्डा है, इसका भी लैम्डा है, यानी मीडियम भी सेम है, मीडियम भी नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। इससे लाइटें निकल रही हैं, इससे रेडिएट हो रही है चारों तरफ, ठीक है, ऊपर नहीं बना रहा, नीचे बना रहा, ठीक है, इससे रेडिएट हो रही हैं। और क्या हो रही हैं, इससे रेडिएट हो रही हैं, तो बताओ मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, या तो एनर्जी पे डिपेंड करता है, या तो वेवलेंथ पे, दोनों पे डिपेंड करता है। चूंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, लिखा है सेम है, वेवलेंथ भी दोनों का सेम है, तो वेवलेंथ भी नहीं चेंज हो रहा, वेवलेंथ भी नहीं चेंज हो रहा, एनर्जी तो सेम है, क्योंकि एनर्जी सेम है तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और दे भी रखा है कि एनर्जी सेम है,
ठीक है। तो अब दूसरी चीज आती है कि हम लेमडा देखें, क्या लेमडा चेंज हो रहा है? लेमडा भी नहीं चेंज, दोनों का लेमडा लेमडा है। तो कहोगे कि मोमेंटम ना, अगर इसको P1 मोमेंटम माने यहाँ और इसको स्मॉल p से दिखाना, क्योंकि कैपिटल P अभी पावर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका भी P1 है, इसका भी P2 है, P1 ठीक है और इसका P2 है। तो कहोगे सर दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, लेकिन कैसे बराबर है? ये मॉड वैल्यू बराबर है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? एक सदिश राशि है। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए क्या है? इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका परिमाण बराबर है, लेकिन इनका डायरेक्शन अलग हो सकता है। हो सकता है कि P1 वेक्टर डज नॉट इज इक्वल टू P2 वेक्टर। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो मोमेंटम हो एक पार्टिकल का x डायरेक्शन में हो, फोटॉन का, और इस लाइट के अंदर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल y डायरेक्शन में हो। हालांकि उसकी एनर्जी भी वही है, फ्रीक्वेंसी भी वही है, वेवलेंथ भी वही है, सब तमाम चीजें वही हैं, लेकिन हो सकता है कि जो फोटॉन्स है उसका मोमेंटम अलग, डायरेक्शन अलग हो जाए। तो डायरेक्शन अलग होंगे तो मोमेंटम हो सकता है कि बराबर ना हो। लेकिन अगर ये डिफाइन कर दे कि दोनों का डायरेक्शन जो है, मोमेंटम फोटॉन का डायरेक्शन क्या है, एक x डायरेक्शन में है, तो हम बोल देंगे कि इसका भी P1 और P2 बराबर, तब वेक्टर वाइज बराबर हो जाएंगे, तब ये हम इसको बराबर लिख सकते हैं। लेकिन अभी इसको बराबर नहीं लिख सकते, मे बी और मे नॉट बी, ये आंसर होगा। मॉड तो ये ऑलवेज होगा, अगर ये फिनोमेना, ये घटनाएं हो रही हैं, ई भी न्यू सब सेम है, ठीक है, तो हम बोलेंगे मॉड मैग्नीट्यूड वैल्यू समान है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी सेम नहीं हो सकती, बताना पड़ेगा। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में तो सेम है, यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो अलग अलग है, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब हम पढ़ते हैं क्या, पावर की बात करते हैं, पावर ऑफ अ लाइट बीम, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या आप लोग उसको बता पाते हैं या नहीं, ठीक है। एक मटेरियल लेते हैं, और ये चैलेंज है आप लोग को कि आप लोग पढ़ के जाइए, इसको मैं बताऊंगा आंसर, और इसको देखिए और जाके अपने भैया दीदी, ठीक है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों, जो आपसे पढ़ के गुजर चुके हों, उनसे एक बार जरूर क्वेश्चंस करिएगा। कंपटीशन के भावना से नहीं, बस पूछने की भावना से। ये नहीं कि हम बहुत जान गए हैं तो उनसे जाके पूछें, क्या पता कि उनको पता हो, लेकिन एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या, एक लाइट है, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट न्यू है, एक ही लाइट है, मान लो रेड ब्लू कुछ भी मान लो, किसी पर्टिकुलर लाइट फ्रिक्वेंसी न्यू है, हम फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। एक समय के लिए मानते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एयर है, और ये हमारा क्या है, ग्लास है, ठीक है। ऊपर वाला मीडियम क्या है, एयर है, और ये लाइट आ रही है एयर से, किसमें एंटर कर रही है, ग्लास में। मान ले कि जब एयर में एंटर कर रही है तो उसका क्या है, एनर्जी E1 है, और जब ग्लास में एंटर कर रही है तो उसकी एनर्जी कितनी है, E2 है, ठीक है। और यहां इसका यहां मोमेंटम कितना है, P1 है, और इसका यहां मोमेंटम कितना है, इसके ग्लास के अंदर मोमेंटम कितना है, P2 है। अब एक रिलेशन बताना है, एक रिलेशन ये बताना है कि 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, 4 ऑप्शन दे रहे हैं कि E1 बराबर E2 है, P1 इज ग्रेटर देन P2 है। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2 है, और P1 और P2 बराबर है। तीसरा ऑप्शन है कि E1, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि E1 और E2 बराबर हैं, और P2 ग्रेटर है P1 से। और चौथा मैं दे रहा हूं E1 बराबर E2 और P1 बराबर P2। ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, बताइए किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपको एक तरीके से मान लो कि एक आपको चैलेंज है कि आप जाइए, घर पे जाइए, मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा जस्ट, लेकिन आप जाइए घर पे, आप इस सवाल को पढ़ के जाइएगा, आप किसी अपने बड़े भैया से या जो फिजिक्स के जानने वाले होंगे उनसे पूछिएगा। ऐसे ही देखनी है कि क्या उनको आता है, अगर आता है तो आप उसको बताइएगा कि यस उनको पता है, या आपको भी पता होगा। अगर आपको भी पता होगा इसको आंसर बताइएगा, मुझे बताने से पहले ही अपने दिमाग में लाकर पेपर पे लिख लीजिएगा कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं कि हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सही इसलिए क्योंकि एक चीज तो कंफर्म है कि फ्रीक्वेंसी सेम है, और फ्रीक्वेंसी वैसे भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज नहीं होती जब तक कि सोर्स ना बदले, और सोर्स बदल नहीं रहे हैं।
हम पहले बोला कि सोर्स कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी हमेशा एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, फ्रीक्वेंसी से ही प्रोपोर्शनल टू न्यू। यदि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही तो एनर्जी भी चेंज नहीं होने वाली है। तो हमारा E1 जो होगा वही E1 वहां होगा और वही E2 वहां होगा, तो हम सीधे लिख देंगे E1 बराबर E2। एक चीज तो हमको मिल गया कि एनर्जी सेम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है। लेकिन व्हाट अबाउट द मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में क्या ख्याल है बताओ, किस में मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम तो चेंज होगा ना, क्यों चेंज होगा, क्यों, क्योंकि एयर से लाइट किस में जा रही है, ग्लास में, और मोमेंटम, हालांकि मोमेंटम E बराबर C होता है। कितने लोग कहेंगे सर एनर्जी नहीं चेंज हो रही तो मोमेंटम भी नहीं चेंज होगा, लेकिन दूसरा सिनेरियो ये भी तो है डी ब्रोगली का कि एनर्जी मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के, और वेवलेंथ चेंज होता है एक मीडियम। मान लो ये रूल तो नहीं लगा, कितने लोग तो इसी छोड़ के चले आएंगे E1 बराबर E2 ये ट्रैक मार के चले आएंगे क्योंकि एनर्जी सेम है तो मोमेंटम भी सेम होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि मोमेंटम एक सिनेरियो है कि मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। अब देख लो लैम्डा किसमें ज्यादा है, हम बोलते हैं कि लैम्डा चेंज होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, तो देख लो लैम्डा हमेशा ज्यादा किसमें होता है, एयर या वैक्यूम में, ठीक है, तो एयर या वैक्यूम में ज्यादा है और इसमें कम है। यानी कि बात करें अगर यहाँ लैम्डा 1 दे दें और यहाँ लैम्डा 2 दे दें तो लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, जिसमें लैम्डा ज्यादा होगा उसमें मोमेंटम कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए इधर P1 लिख दो, P1 छोटा होगा किससे, P2 से, यानी P2 बड़ा होगा P1 से, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। यानी कि दूसरे मीडियम में मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा और पहले मीडियम में मोमेंटम कम हो जाएगा, क्योंकि उस मीडियम में जाने पे हमारा क्या हो रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो रही है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा क्या होती है, रेयर में ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। और यहाँ क्या, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, और हमेशा सबसे ज्यादा किसमें होती है, एयर या वैक्यूम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज का, आई होप कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करने की कोशिश करेंगे। अगला टाइम पे आएंगे तो बताएंगे पावर, इंटेंसिटी और कुछ और चीजें हैं पावर के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में, और हाँ कैसे कोलिजन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो फोटोन कैसे आता है, कोलिजन कैसे होता है, मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है, एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, सब चीजें बताएंगे। लेकिन हाँ जाते जाते आपको एक क्वेश्चन पूछा था मैंने शुरुआत में ही ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा है कि जब हम क्या कर रहे थे, लाइट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, कार्पुस्कुलर थ्योरी मैंने बताया, हाइजेंस की थ्योरी बताया, ठीक है, यंग्स ने प्रयोग करके देखा है कि लाइट वेव है, EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया, यानी कि मैक्सवेल सर ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ मिला दो तो वो ऐसे ऑसिलेट करते हो आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक वेव फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, उसके बाद उसको हर्ट्ज ने वाया एक्सपेरिमेंट प्रूव करके देखा कि ऐसी वेव है एक्चुअली में, उन्होंने रेडियो वेव बनाया और एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल भी कराया। लेकिन अब वेव फेनोमेना एस्टेब्लिश हो गया था, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नहीं, बात है 1880 की ना, तो अब ये वेव का कैरेक्टर प्रूव हो गया था कि लाइट क्या है, वेव है। वो हर्ट्ज ने भी प्रूव किया, मैक्सवेल साहब ने भी प्रूव किया, यंग्स ने भी प्रूव किया, हाइजेंस तो बोल के गए ही थे, तो पूरी तरीके से लाइट को वेव मान लिया गया था। लेकिन 1880 में आते आते अब लाइट को वेव माना गया, तो अब वेव दो प्रकार की होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये भी कंफर्म हो गया कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन तब तक हमको वेव का केवल दो चीज दिखती थी, एक साउंड दिखता था, एक पानी में रिपल, जो पानी में ऐसे ऐसे रिपल बनती है ना, लहरें बनती हैं, वो हमको दिखती थी। और हम यही अंदाजा लगाते थे, यही आइडियाज लगाते थे कि लाइट जो है या फिर जो वेव है उनको चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। हाँ, वेव है, उनको चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, यदि हम अपने और हम आपके बीच का हवा निकाल दे तो हम जो बोलेंगे आप तक नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट नहीं होंगे, और जब ऑसिलेट नहीं होंगे तो अपनी एनर्जी, मेरी एनर्जी आप तक ले नहीं जा पाएंगे, तो साउंड की एनर्जी कैरी नहीं होगी, यानी कि मीडियम चाहिए होता है किसी वेव को ट्रेवल करने के लिए। तो ये बात फंस गया। ये बात न्यूटन सर ने भी कहा था कि चूंकि लाइट को वेव माना गया, ठीक है, इसी बाद में बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये कहा कि अगर लाइट वेव है तो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई एक ऐसा चीज है जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो दिखता नहीं हमको, जिसकी कोई गंध नहीं होती है, जो स्मेल नहीं करता और जो लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता, जिस पर लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ऐसा मीडियम है, उस मीडियम का नाम दिया गया ल्यूमिनिफेरस ईथर, AETHER, ठीक है, ल्यूमिनिफेरस ईथर, यानी कि सर्वव्यापी रहने वाली जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, हमारे आपके बीच में भी है, ग्रहों के बीच में भी है, उसका नाम दिया गया उन्होंने ईथर। केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, ये ईथर नाम की एक परिकल्पना थी,
इमेजिनेशन था। कहते हैं कि इसी मीडियम में, एक मीडियम है, जब लाइट वेव के फॉर्म में आती है तो इसी मीडियम में ट्रेवल करके हुए आती है। अब मामला ये फंस गया कि अगर ये ईथर है तो ईथर ये मूव कैसे कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? यदि चारों तरफ ईथर है, यदि हम पृथ्वी को घुमा रहे हैं ना, अब जरा याद करो कि बाल्टी का पानी ले लो, कभी कभी होली में जब होली आता है तो बाल्टी के पानी में रंग ऐसे ऐसे घोलते हो ना, तो बाल्टी का पानी के जब हाथ डालते हो ऐसे, और हाथ डाल के ऐसे ऐसे क्या करते हो, हिलाते हो पूरी तरीके से, तो बाल्टी का पानी क्या करता है, एक जस्ट राउंड करता है। तो इसी तरह अर्थ है, अगर अर्थ घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ ईथर नाम की चीजें हैं जो कि दिख नहीं रही, जिनकी कोई खुशबू नहीं है, जो लाइट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब वो अर्थ घूमेगा तो उसको ऐसे ऐसे हिलाएगा, मीडियम को हिलाएगा। तो एक्चुअली हम देखना चाह रहे थे कि वो जो मीडियम है ट्रेवल किधर कर रहा, अप डाउन राइट लेफ्ट, उसका डायरेक्शन किस जैसा में है। तो इसके लिए सन 1880 में यानी 1880 में माइकलसन और मोर्ले नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कैसे? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ध्यान रखते हुए। कैसे? जैसे हम पानी में तैर रहे हैं, अगर पानी के डायरेक्शन में जाएं तो हमारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यदि पानी के अपोजिट डायरेक्शन में आए तो हमारी वेलोसिटी क्या घट जाएगी। होता है ना, यदि पानी के साथ तैरेंगे, धारा के डायरेक्शन में तैरेंगे, स्ट्रीम के डायरेक्शन में, तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करने वाली होती है, जुड़ जाती है, धारा की वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी ऐड हो जाती है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े तो वेलोसिटी क्या होती है, तैरें तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, हमारी वेलोसिटी घट जाती है। इस तरह उन्होंने दो ऐसे लाइट को दो भाग में स्प्लिट किया, दोनों परपेंडिकुलर, एक लाइट को इधर भेजा, एक लाइट को इधर भेजा, और दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फिर जहां से स्प्लिट हुए तो वहीं पे आए। क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर लाइट, अगर इथर मूव कर रहा है, अगर इथर जा रहा है, अगर इथर मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, चाहे लेफ्ट राइट जा रहा हो, तो वो लाइट की स्पीड को बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है, अगर हम जा रहे हैं दौड़ के, मेरे पीछे से हवा हमको ढकेली तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। तो मान लो कि इथर ऐसे मूव कर रहा था, तो अगर इथर ऐसे मूव करेगा तो लाइट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या कर देगा, लाइट की स्पीड c+ समथिंग हो जाएगी, जो कि इथर का मूवमेंट होगा, इथर की वेलोसिटी जो होगी। और जब लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी तो मान लो उधर से जब वेव टकरा के आएगी, यहाँ पहुंचेगी, और इधर मिरर से वेव टकरा के यहाँ पहुंचेगी, तो दोनों में पथ का अंतर हो जाएगा। और जब पथांतर आएगा तो आप लोग जानते हैं कि जब दो वेव्स के बीच में पथांतर आते हैं तो इंटरफेरेंस होता है, यानी क्या होता है, व्यतिकरण होता है। जब व्यतिकरण होता है, पैटर्न्स बनती हैं, फ्रिंजेस बनती हैं ना, दीप्त अदीप्त फ्रिंजेस बनती है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। तो इसे समझ में आता है कि पथ का डिफरेंस हुआ है, लेकिन एक्चुअली में कोई फ्रिंज नहीं बना, कोई पैटर्न में कोई शिफ्ट ही नहीं हुआ, जैसा पहले बन रहा था वैसे अभी भी है। भाई ये तो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि लाइट की अगर ऐसे जा रही थी, अगर इथर है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो मूव कर रहा होगा, तो मूव कर रहा होगा, चूंकि अर्थ रोटेट कर रहा तो उसको मूव करा रहा होगा। ठीक है, मान लो कि इथर स्थिर है, तो देखिए अर्थ मूव कर रहा तो वो रोटेट करा रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, तो उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ ऐड हो गया होगा। तो ऐड होगा तो पथ का अंतर आना चाहिए, हमको पैटर्न बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माइकलसन मोर्ले ने कहा हो सकता है भाई इस वजह से हो रहा हो कि हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप में गड़बड़ है। उन्होंने फिर अपने एक्सपेरिमेंट को सुधारा, क्योंकि थ्योरी को तो गलत नहीं कर सकते थे, क्योंकि गलत इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको उसको न्यूटन सर में, डिकार्टे साहब ने, खुद हमारे मैक्सवेल साहब ने भी माना था कि इथर नाम की कोई चीज है मीडियम में। तो अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को और बड़ा बनाया, लेकिन फिर भी मेजर किया तो भी नहीं आया। गर्मी में मेजर किया, समर में, विंटर में, ठीक है, हर एक वेदर में उन्होंने मेजर किया, पहाड़ी पे मेजर किया, अर्थ के सबसे लोवेस्ट सागर पे मेजर, सागर के अंदर मेजर किया, बहुत जगह पे उन्होंने डिफरेंट वेदर में डिफरेंट टाइप उन्होंने मेजर किया, लेकिन हर बार रिजल्ट उनको नल मिलना तो चाहिए था। वो वेलोसिटी निकालने के चक्कर में पड़े थे, लेकिन उनका रिजल्ट क्या हुआ, फेल हुआ। ये एक्सपेरिमेंट को वो 7 साल तक करते रहे। 6 साल बाद उन्होंने फिर मॉडिफाई किया, फिर कहा, माइकलसन मोर्ले 2 लोग किए थे, और 7 साल बाद जब वो परेशान होके अपना एक बुक पब्लिश करते हैं, अपने रिजल्ट को, थ्योरी को पब्लिश करते हैं, बोलते हैं कि हम परेशान हो गए हैं और हमको तो नहीं पता है कि इस ईथर नाम की कोई परिकल्पना, ईथर नाम का कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो डायरेक्टली भी मना नहीं कर सकते थे कि ईथर नाम में कोई चीज है, बस इन्होंने कह दिया कि हमारी रिजल्ट मैच नहीं कर रही है, हमारी एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो गई, हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो। सबने मान लिया कि हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में फॉलो, ये चीज मैटर वहीं क्लोज हो गया। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं हमारे सर ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन सर के बाद में दिमाग में क्लिक की, उन्होंने इसी चीज को उठाया और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लाइट की जो वेलोसिटी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो किसी फ्रेम पर निर्भर नहीं करती, वो किसी फ्रेम पर निर्भर नहीं करती। चाहे हम
ये चाहे हम अर्थ से देखें लाइट की वेलोसिटी या हम किसी ऐसे जहाज से मूव कर जाएं जो लाइट के डायरेक्शन में जा रही हो, तो भी लाइट की स्पीड नहीं बढ़ेगी, वो सी की सी ही रहेगी अगर एयर वैक्यूम की बात करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होती है, और इसी चीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया और यही कहा कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होती है। जस्ट माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को उठा के, जो कि 1800 में पब्लिश किया गया था, लगभग 7 साल तक चला, 1887 तक। तो ये था फिजिक्स के हिस्ट्री का मोस्ट फेल्ड नल एक्सपेरिमेंट, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं आया, लेकिन इसने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। तो कैसा रहा आज का ये फन फैक्ट और ये जो हिस्ट्री थी, इसके बिहाइंड को कैसा लगा आपको, आप ये कमेंट में प्लीज बताइएगा और हमको बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। और हाँ, एक चीज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। हम इसका PDF यानी कि जो हम क्वेश्चंस कराएंगे, हो सकता है कि अगले सेशन में आपसे क्वेश्चंस कराएं और आपको क्वेश्चंस यहीं सॉल्व कराएंगे। और हाँ, हम लोगों ने एक CU/CET का कोर्स बहुत पहले ही लॉन्च कर चुका है। हमारा एक जो ऐप पे हम लोग का कोर्स चल रहा है जिसका नाम है DNS एजुकेयर, हम लोग उस ऐप पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी फैकल्टी वहाँ पे प्रोवाइड करा रही है। तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में इसलिए क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत लार्ज अमाउंट ले रही हैं, बच्चों को बहका रही हैं, बहला रही हैं, और पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं है। पढ़ाने के नाम पे ऐसे आए और छाप के चले गए, ठीक है, बता दिया, PDF देख देख के पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। पढ़ने का मतलब है कि फील करना। जब आप चीजों को फील करने लगे तो समझ लो कि आप पढ़ रहे हैं। और हमारी संस्था, हमारी इंस्टीट्यूट पूरी इसी चीज पे काम करती है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ किसी सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में उनका लगाव बनाए। पढ़े तो पढ़े, नंबर तो गेन करें ही करें, लेकिन जहां भी जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, हमेशा झंडा कायम रहे और बोले कि हम यहां से पढ़ के आए हैं, हमको इन्होंने पढ़ाया है, और हमसे कुछ भी पूछिए हम आपको बताने के बल है। चाहे वो हिस्ट्री पूछिए, चाहे उसके पीछे की हिस्ट्री पूछिए, चाहे उसके पीछे की थ्योरी पूछिए, चाहे उसके पीछे का न्यूमेरिकल पूछिए, हम सब में बल है। हम जब पेपर बैठे तो हमको देख के लगना चाहिए कि तो पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, छोड़े क्या, कुछ तो नहीं बचा। ठीक है, तो हम लोग इसी पे वर्क कर रहे हैं और एकदम मिनिमम अमाउंट में आपको बार बार नीचे आपको एक लिंक आ रहा होगा, एक नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स को परचेस करने के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।